हेलो दोस्तों, हशमत गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं और बिल्कुल डीपली से लेकर और हाई लेवल तक चलेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो ओरल बताऊंगा और मोस्टली पॉइंटों को लिखाएंगे। चलिए देखते हैं। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले जो भूगोल शब्द की जो खोज करी थी तो आपकी इरेटोस्थनीज ने करी थी। याद रखिएगा, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ज्योग्राफिया, और उसी में एक वर्ड का यूज़ किया था जिसका नाम था जियोग्राफोस। और जियोग्राफो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से लिया गया है जिसका मतलब होता है जियो प्लस ग्राफोस, यानी भूगोल। या कह सकते हैं कि भूगोल शब्द की सबसे पहले जो शुरुआत की थी तो किसने करी थी? इरेटोस्थेनीज ने करी थी। लेकिन क्या हुआ था कि इसके जो हिकेटियस थे, हिकेटियस ने भूगोल को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया, यानी क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया। इसीलिए हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। दूसरा एक और नाम आता है आधुनिक आर्थिक भूगोल का जनक भी किसको कहा जाता है? हिकेटियस को ही कहा जाता है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जस्ट पीरियड्स, और जस्ट पीरियड्स का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। तो कह सकते हैं कि आपके हिकेटियस और इरेटोस्थनीज दोनों को ही भूगोल का जनक कहा जाता है। इरेटोस्थनीज ने हिकेटियस से पहले भूगोल को खोजा था और उसके बाद हिकेटियस ने करा था। लेकिन हिकेटियस ने क्या किया कि भूगोल को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया था। तो याद रखिएगा, तो दोनों के बारे में पूछा जा सकता है। तीसरी बात देखते हैं, तो आधुनिक भूगोल के जनक कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। आधुनिक का मतलब होता है कि वर्तमान। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान भूगोल के जनक कौन है तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं। इनके बारे में एक बात और एग्जाम में पॉइंट पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा गया कि द्वितीय भूगोल के जनक कौन है तो याद रखिएगा द्वितीय भूगोल के जनक भी यही हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि द्वितीय भूगोल के जनक कौन है तो द्वितीय भूगोल के जनक भी कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ही हैं। तो दो बातें हमारी क्लियर हो जाती हैं। चलिए मोस्टली बात देखते हैं कि भारत के भूगोल के जनक कौन है। तो याद रखिएगा जेम्स रेनेल को भारत के भूगोल का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इनकी दो तीन बातें और बताता हूं आपको। क्या किया था कि जेम्स रेनेल ने ही आपके पश्चिम का हिस्सा, पूर्वी हिस्सा और उत्तरी हिस्सा और मध्य भारत का हिस्सा, इसको बहुत सारे टुकड़ों में बनाया था। ये सारा ही मैप जेम्स रेनेल ने ही बनाया था। लेकिन साउथ का हिस्सा नहीं बना पाए थे। क्यों नहीं बना पाए थे? ये हमारे यहाँ 18 से 19वीं शताब्दी के बीच रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि ब्रिटिश से ये आए थे तो उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से वापस चले गए और हमारे भारत का नक्शा कुछ बनाने से रह गया था। लेकिन मोस्टली जो बना चुके थे तो जेम्स रेनेल ही बना चुके थे, जिसमें आपके पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी और मध्य भारत बना चुके थे। इसीलिए इन्हें याद रखिएगा कि भारत के भूगोल के जनक किसको कहा जाता है? जेम्स रेनेल को कहा जाता है। यह हम कह सकते हैं कि भारत को एक उपमहाद्वीप में जो दर्शाया गया था तो वो किसके द्वारा दर्शाया गया था? जेम्स रेनेल के द्वारा ही दर्शाया गया था। चलिए अब मोस्टली बात देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले जो भूगोल शब्द का जो प्रयोग किया था तो वह आर्यभट्ट ने किया था। और उनकी किस पुस्तक में किया गया था? तो ये सूर्य सिद्धांतिका में किया गया था। तो दो बातें यहां से हो सकती हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था तो इरेटोस्थनीज ने भी भूगोल शब्द का प्रयोग किया था और आर्यभट्ट ने भी किया था। तो याद रखिएगा, अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाता है कि भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था तो आप इरेटोस्थनीज को ही टिक लगाएंगे। लेकिन अगर उसमें यह इंक्लूड कर दिया जाता है कि भारत में भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था तभी हम आर्यभट्ट लगाएंगे, अन्यथा किसको लगाएंगे? इरेटोस्थनीज को ही लगाएंगे। दोनों भी ऑप्शन में है और आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था तो इरेटोस्थनीज को ही क्लियर में लगाइए। लेकिन अगर भारत इंक्लूड है दोनों तब भी ऑप्शन में है तो सिर्फ हम सिर्फ किसको लगाएंगे? आर्यभट्ट को लगाएंगे। चलिए थोड़ा सा भारत का भूगोल पढ़ने से पहले दो बातें और जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दो पॉइंट आपके भूगोल से रिलेटिव हैं। क्या क्या है आपको बता दें कि वैदिक आर्यों की जो निवास स्थान था तो वो भी सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। दूसरा, भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति की जननी, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्टली है और बहुत बार पूछा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति की जननी कौन है। तो हमारे माइंड में बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता को ही भारतीय संस्कृति की जननी कहा जाता है। और दूसरा आपसे बता दें कि भारतीय सभ्यता की जननी भी कौन है तो सिंधु घाटी सभ्यता ही है। तो दो पॉइंट यहां से क्लियर याद रखिएगा। लास्ट पॉइंट देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा, यानी भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है तो इसमें कौन कौन कंट्री शामिल हो जाती हैं। तो हम आपसे बता दें कि भारत के साथ साथ कौन शामिल है? पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान। लगभग इस तरह से 7 देशों को शामिल किया जाता है तो ये भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें याद रखिएगा पाकिस्तान आ जाता है, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव को भी शामिल कर लिया जाता है। तो ये सारा क्षेत्र हमारा भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा के नाम से जाना जाता है। अब हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड से जो मोस्टली पॉइंट थे आपके एग्जाम में वो पूछे जाते हैं।
अब हम आपकी ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी को बिल्कुल स्टार्ट से लेकर मैप से साथ हम जानेंगे कि भारतीय के जो नाम पड़े हैं तो वो कहाँ कहाँ से पढ़े हैं, उनके क्या क्या रीजन है, एग्जाम में क्या क्या पॉइंट उठाए जाएंगे, क्या क्या उनसे पॉइंट पूछे जाते हैं, तो वो हम आगे देखते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं नॉमिनेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो नाम है वो कैसे कैसे पढ़े हैं और एग्जाम से उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम आपको बता दें कि भारत के जो नाम हैं कई नामों से जाना जाता है, जैसे ब्रह्मवर्त और आर्यव्रत। ब्रह्मवर्त और आर्यव्रत क्यों कहा जाता था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हिमालय और विंध्य पर्वतों के बीच के भूभाग को, यानी कह सकते हैं कि आपका जो हिमालय है और यहाँ विंध्य पर्वत है, इन दोनों के बीच के भूभाग को ही याद रखिएगा ब्रह्मव्रत और आर्यव्रत की संज्ञा दी जाती थी। इसी के लिए इनको नाम दे दिया गया कि ब्रह्मव्रत और आर्यव्रत। इस कंडीशन से ही याद रखिएगा भारत का एक ये भी नाम आता है। दूसरा देखें तो भारत का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा है। भारतवर्ष पढ़ने के पीछे दो कारण बताए जाते हैं, दोनों कारणों को हम देखते हैं। पहला कारण ये बताया जाता है कि आर्यों का जो निवास था वो सिंधु घाटी सभ्यता ही था, जो हमने अभी जाना था। दूसरा, आर्य भारत में सप्त सैंधव यानी उत्तर पश्चिम से आए थे। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके जो आर्य आए थे तो वो किधर से आए थे, तो याद रखिएगा उत्तर और पश्चिम से, यानी ये साइड को ही आर्यों का आना बताया जाता है या आगमन बताया जाता है। दूसरी कंडीशन में देखें तो आर्यों के शक्तिशाली राजा कौन थे, तो भरत थे। इसी के नाम पर ही भारतवर्ष पड़ा, एक ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा, भारतवर्षी यानी भारत एक नाम से और जाना जाता है, इसको भी देख लेते हैं। आपको बता दें कि वायु पुराण के अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही याद रखिएगा कि भारतवर्ष पड़ा है, इसको भी याद रखिएगा। दूसरा, एग्जाम में एक बात और पूछी गई है कि पुराणों में ही सबसे पहले भारत शब्द का जो उल्लेख है, तो याद रखिएगा वो काय में है, पुराणों में ही है, जिससे भारत शब्द का उल्लेख है। तो भारतवर्ष भी ये दो चीज़ों से आया जाता है कि आर्यों के सबसे शक्तिशाली के राजा के नाम पर भी भारत पड़ा था, और दूसरा आपसे बता दें कि वायु पुराण के अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भी भारतवर्ष पड़ा है। आपसे ऑप्शन में पूछ लिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से भारत का उत्पत्ति कैसे हुई थी नाम की, तो ये बात याद रखिएगा। तीसरी कंडीशन देखें तो इंडिया, इंडिया शब्द के बारे में बता दें कि आपके इंडिया जो शब्द की उत्पत्ति हुई है तो इंडोइस से हुई है, और इंडोइस शब्द याद रखिएगा कहाँ का शब्द है, यूनानी शब्द है। और आपको बता दें कि रोमन वासी क्या कहते थे कि सिंधु को इंडस कहते थे। आपको बता दें कि हमारी यहाँ से एक नदी गुजरती है जिसको सिंधु नदी कहा जाता है, और इस सिंधु नदी को वो क्या कहते थे, तो इंडस कहते थे। दूसरा, उसके पूर्व रहने वाले यानी इस सिंधु नदी से इस साइड जो रहने वाले थे तो उनको ही क्या कहा जाता था, इंडिया कहे जाने लगा। तो याद रखिएगा इंडिया शब्द की उत्पत्ति यहाँ से हुई है। लास्ट और एग्जाम में बहुत पूछे जाने वाले शब्द यानी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का नाम कैसे पड़ा भारत का। आपको बता दें कि सर्वप्रथम ईरानियों ने जो पारसी थे भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा दी। क्यों दी थी, याद रखिएगा कि मध्यकालीन के जो मुस्लिम थे वो सह को क्या कहते थे, है कहते थे। या आपको बता दें कि हम जो सिंध लिखते थे यानी सिंध जो कहते थे तो वो सिंध को ही क्या कहते थे, हिंद कहते थे, याद रखिएगा। तो इन्होंने ही याद रखिएगा सह को हिंद है कहते थे। इसी के सिंधु नदी के उत्पत्ति से ही याद रखिएगा धीरे धीरे हमारे देश का नाम क्या पड़ गया, हिंदुस्तान पड़ गया। दूसरा, एक नाम और जानिएगा कि हमारे देश को एक नाम से और जाना जाता है, जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप क्यों कहते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जम्बूद्वीप इसलिए कहा जाता है कि बौद्ध काल में जब वो लोग बौद्ध घूमते थे तो ज़्यादातर हमारे भारत में ज़्यादातर जो पेड़ थे जामुन के ही थे, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे इसको नाम को ही क्या, हमारे द्वीप को ही क्या नाम दे दिया कि एक ऐसा द्वीप है जम्बूद्वीप। और एक नाम से भी जाने लगा हमारा भारत, वो क्या था, जम्बूद्वीप। तो याद रखिएगा जम्बूद्वीप की संज्ञा किसने दी थी, तो बौद्धों ने दी थी, इसलिए जम्बूद्वीप कहा जाता है। अब इससे अगली बात देखें जो आपके एग्जाम से रिलेटिव भी है कि भाषा का जो नाम था सबसे पहले हिंदी या हिंदवी, याद रखिएगा किसने रखा था, तो ईरानियों ने ही रखा था। यानी हमारी जो भाषा है या बोली है वो कैसी है, तो उसका जो नाम रखा गया किसने रखा था, तो ईरानियों ने रखा था। ईरानियों में भी किसने रखा था, थोड़ा सा जानते हैं, वैसे तो हिस्ट्री की बात है लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखते हैं। भाषा के स्थान पर सर्वप्रथम हिंदी का जो प्रयोग किया था तो वो अमीर खुसरो जी ने किया था, कि जो इनकी भाषा है उसका एक नाम दे दिया हमारे अमीर खुसरो ने। किसने दिया था, तो याद रखिएगा अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो को बहुत नामों से जाना जाता है, भारत की आवाज़ के नाम से जाना जाता है, तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अमीर खुसरो ने भी कैसे दिया था, कैसे कहते हैं, जब मुसीबत सर पे आती है तो उसकी खोज ऑटोमेटिक ही हो सकती है। कहते हैं ना आवश्यकता ही विज्ञान की जननी है। सेम कंडीशन ऐसा माना जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था जिसे जोना खां या मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता था। तो गयासुद्दीन ने अपने बेटे को शिक्षा देने के लिए कहा कि यहाँ की भाषा इसको आनी चाहिए, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर फारसी थे।
तो तब उन्होंने कहा कि यहाँ की भाषा भी आनी चाहिए, तो उसकी भाषा के लिए ही इनको ये कार्यभार सौंपा गया। अब इन्होंने गयासुद्दीन के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक को सिखाने के लिए एक पुस्तक का निर्माण करा जिसका नाम था खालिक बारी। खालिक बारी याद रखिएगा, खालिक बारी के रचयिता कौन है तो याद रखिएगा अमीर खुसरो जी हैं। अमीर खुसरो जी बहुत ही महान विद्य थे, संगीतकार भी थे, कवितज्ञ भी थे, याद रखिएगा, और कविताएं तो करते ही थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था खालिक बारी, और इस खालिक बारी में याद रखिएगा फारसी टू हिंदी शब्दकोश डिक्शनरी थी, यानी कह सकते हैं कि पर्यायवाची बहुत सारे थे। कुछ लोग ऐसा माना जाता है कि उस समय हमारे यहाँ फारसी ज़्यादा थी तो लोगों को दिक्कत ना हो, यानी उनको फारसी वालों को हिंदी समझ आने लगे, इसलिए भी कहते हैं कि इन्होंने खालिक बारी का निर्माण किया था। तो कई कथाएं आ जाती हैं। लेकिन अमीर खुसरो के बारे में कहें तो अमीर खुसरो पहेलियाँ भी बहुत अच्छी पूछते थे। कुछ पहेलियाँ ऐसी होती थी अमीर खुसरो की कि पहेली में ही आंसर होता था, और कुछ पहेली ऐसी होती थी जिनका आंसर देना होता था। जैसे एक पहेली है जिसका पहेली में ही आंसर है, आप इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि जल के बने जल में रहे। दोबारा सुनिएगा कि जल के बने जल में रहे, आंखों देखा खुसरो कहे, यानी इसका आंसर क्या है। दूसरा जो आंसर है उसका पहेली में आंसर नहीं है, उसको आपको ही देना है। तो बड़ी मशहूर पहेली है उनकी एक, कि एक अनोखा गृह बनाया। ध्यान से सुनिएगा, एक अनोखा गृह बनाया, ऊपर नींव नीचे घर छाया, ऊपर नींव नीचे घर छाया, बांस न बल्ली बंधन घने, कह खुसरो घर कैसे बने। बड़ा मशहूर इनकी ये लाइन है, याद रखिएगा। दोबारा सुनाता हूँ, बहुत ही अच्छे है कि एक अनोखा गृह बनाया, एक अनोखा गृह बनाया, नींव ऊपर नीचे घर छाया, बांस न बल्ली बंधन घने, कह खुसरो घर कैसे बने। तो ये हमारे नॉमिनेशन ऑफ इंडिया के यानी भारत के नाम आ जाते हैं और एग्जाम से कैसे कैसे पॉइंट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम करेंगे। आपको जैसा भी लगता है आप एक बार कमेंट जरूर दीजिएगा, जिससे बेहतर कंटेंट दें और हमें भी मोटिवेट मिले कि एक वीडियो बनाने के लिए। फर्स्ट है, अभी स्टार्ट है, तो सारी क्लासों की सारी वीडियो ही बनेंगी आपके लिए। थैंक यू।